हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। सीडीपीओ एग्ज़ाम 2021 जो कि जुलाई फर्स्ट वीक में प्लान है, बीपीएससी के द्वारा कराए जाने की संभावना जो इसकी है वो जुलाई फर्स्ट वीक में है। तो आपके पास जो समय है वो 3 महीने का समय मात्र है। 3 महीने में आपको सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए टॉप 5000 प्रश्न जो है आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के सारे क्वेश्चन को कवर किए जाएंगे। इसको हम एक सेट के थ्रू देने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रत्येक वीडियो में आपको मिक्स क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री का भी रहेगा, ज्योग्राफी का भी रहेगा और पॉलिटी का भी क्वेश्चन रहेगा। करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जा रहा है इस चैनल पर। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जाके देखिए। डेडिकेटेड टू करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल एक अलग से सीरीज चल रहा है, उसको जाके देखिए। आपको मैं श्योर करता हूं कि करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बियॉन्ड दैट नहीं जाएगा। उससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सीडीपीओ एग्जाम में नहीं पूछने जा रहा है। एक दो क्वेश्चन इधर से उधर पूछ सकता है, लेकिन आपको 95% क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स इस वीडियो में करवाए जाएंगे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इस सेट के माध्यम से मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के सारे क्वेश्चन जो कि सीडीपीओ एग्जाम में आने की जिसकी संभावना ज़्यादा है उसको मैं करवाऊँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही आप अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए ताकि उनको भी इस सीरीज का लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। 5 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। और देखिए, इस जो सेट का जो कट ऑफ है टोटल, अगर 40 क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ रहा हूँ देन द कट ऑफ विल बी 32, राइट। 32 क्वेश्चन शुड बी द कट ऑफ। आपकी जो मार्क्स होनी चाहिए 32 एंड एबव आनी चाहिए। अगर उससे कम आ रही है देन यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। क्वेश्चंस को देखिए, रिवाइज कीजिए। और ये क्वेश्चन सिर्फ सीडीपीओ के लिए नहीं, आगामी आपके 67th बीपीएससी होगा या अन्य कोई एग्जाम होगा, चाहे एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, सभी के लिए यूजफुल है ये। तो वैसे विद्यार्थी जो एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन है, ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी फारस की सभ्यता, डी मिस्र की सभ्यता। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। आंसर को अपने नोटबुक में लिखिए और जो भी आपका स्कोर आते हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एक हैबिट इनकलकेट कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि कितने आउट ऑफ 40 आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। देखिए, जो टाउन प्लानिंग थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में टाउन प्लानिंग जो थी वो मेन फीचर्स था उसका, ठीक है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के जो दो प्रमुख नगर थे। अगर दो प्रमुख नगर की हम बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। आपके पास ऑप्शन है, ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। देखिए, भीमबेटका गुफा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। वीडियो पॉज कीजिए, बताइए। भीमबेटका जो गुफा है वो भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर साउथ में पड़ता है। और भोपाल कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, राइट। आपके पास ऑप्शन है, ए खरोष्टी, बी तमिल, सी ब्राह्मी और डी अज्ञात। देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो क्या थी, चित्राक्षर थी। क्या थी, चित्राक्षर, ठीक है, राइट। चित्राक्षर कहने का मतलब क्या है, चित्र, ठीक है। मोहरे पर उनके चित्र बने हुए थे, पिक्चर बने हुए थे, जिसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछता है कि सिंधु घाटी की लिपि क्या थी, तो वो होगा अज्ञात, क्योंकि अभी इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सो इसीलिए इसको हम अज्ञात बोलते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, जो सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो कैसी थी, अज्ञात थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर अर्थात पोर्ट सिटी कौन सा है। इनमें से कौन से ऐसे सिटी हैं जिनको पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो।
5 सेकंड का टाइम है आपके पास। आप बताइए कि सिंधु घाटी की कौन सा पतन नगर के रूप में, कौन सी सिंधु घाटी का जो सिटी है इसमें, वो कौन सा पतन नगर के रूप में जाना जाता था। देखिए सिंधु घाटी का जो विशेषता थी उसमें एक लोथल ऐसा जगह था। लोथल कहाँ पर पड़ता था? गुजरात। और गुजरात में यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे था, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे था और वहाँ बंदरगाह की व्यवस्था थी, तो इसीलिए लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर के रूप में जाना जाता था। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। सो लोथल विल बी द राइट आंसर। सिंधु घाटी की कौन सा सिटी जो है पतन नगर के रूप में जाना जाता था, तो लोथल को पतन नगर के रूप में जाना जाता था। और लोथल कहाँ था? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शक संपत किसने और कब शुरू किया था? राइट, शक संपत आपने सुना होगा, शक संपत, विक्रम संपत। तो आपका क्वेश्चन में है शक संपत किसने और कब शुरू किया? ए विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व, बी कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व, सी रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईस्वी पूर्व, डी कदफिसस ने 58 ईस्वी पूर्व। देखिए शक संपत का अगर हम संस्थापक की बात करें तो शक संपत का संस्थापक था कनिष्क, और कनिष्क द्वारा इसे 78 ईस्वी में अर्थात 78 एडी में प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो शक संपत किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कला की गंधार शैली। कला की जो शैली थी जिसका नाम था गंधार शैली, किसके शासनकाल में विकसित हुआ? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो कला की जो गंधार शैली थी वो किसके शासनकाल में विकसित हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए हर्ष, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए जो कला की जो गंधार शैली थी बेसिकली इंडो यूनानी शैली थी, क्योंकि ये दोनों भारत और ग्रीक की मिक्स शैली थी। इसीलिए ये जो गंधार शैली था वो कनिष्क के समय डेवलप हुआ था, और इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि बुद्ध की मूर्तियों का बहुल्यता आपको दिखेगी। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। अर्थात कला की जो गंधार शैली थी वो कनिष्क के समय डेवलप हुई थी। और गंधार शैली नाम के पीछे बेसिकली क्या था कि ये गंधार वाला जो एरिया था उधर डेवलप हुआ था, तो इसीलिए इसको गंधार शैली बोला गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि दीन ए इलाही किसके द्वारा, सिस्टम जो दीन ए इलाही था किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। देखिए दीन ए इलाही जो सिस्टम था वो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, राइट। और इसके पीछे जो उद्देश्य था वो था विश्व बंधुत्व का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विश्व बंधुत्व। दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। अगला प्रश्न है प्रयाग नगर को इलाहाबाद नाम किसने दिया? देखिए आज के समय में आपको पता होगा कि इलाहाबाद को फिर से प्रयागराज कर दिया गया है। सो क्वेश्चन में है कि प्रयाग तो पहले से नाम था, उसी को नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, तो ये जो इलाहाबाद था वो किसके द्वारा किया गया था? इलाहाबाद का मतलब होता है अल्लाह का नगर, ठीक है। इलाहाबाद जो नाम रखा गया था उसका नाम मतलब था अल्लाह का नगर, ठीक है, अल्लाह का नगर, और ये किया गया था अकबर के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अकबर। अब फिर से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, और वो किसके द्वारा किया गया? मोदी, ये योगी सरकार के द्वारा, राइट। सो प्रयाग नगर को जो इलाहाबाद नाम जो था वो अकबर के द्वारा दिया गया, और फिर से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज योगी सरकार के द्वारा दिया। आगे अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया है? एक नारा है, स्लोगन है जिसका नाम वेदों की ओर लौटो। आपके पास ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। देखिए वेदों की ओर लौटो का जो नारा था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि आर्य समाज का संस्थापक कौन थे। आपके पास ऑप्शन है ए, एनी बेसेंट, बी, राजा राम मोहन राय, सी, दयानंद सरस्वती, डी, विवेकानंद। देखिए आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी।
सो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में, राइट, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? बहुत ही फेमस है पॉलिसी, फूट डालो और राज करो। ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी विलियम बेंटिंग। देखिए, जो फूट डालो और राज करो की जो पॉलिसी थी वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा अडॉप्ट की गई थी। किसके द्वारा अडॉप्ट की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन के द्वारा अडॉप्ट की गई थी। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता की वृक्ष, लिबर्टी ट्री जिसको बोलते थे, स्वतंत्रता की वृक्ष किसने लगाई थी? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता की वृक्ष अर्थात लिबर्टी ट्री किसके द्वारा लगाया गया था? ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी बहादुर शाह, डी मोहम्मद शाह। देखिए, स्वतंत्रता के वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान के द्वारा लगाया गया था। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वो बी, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। और दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? देखिए, लाल किले का जो निर्माण था वो शाहजहां के द्वारा किया गया था। ठीक है, दौलताबाद सिटी बसाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और उसी में लाल किला था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए, बीबी का मकबरा जो है वो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। औरंगजेब, आपको पता ही होगा, हिस्ट्री पढ़े होंगे। और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसको अपनी पहली पत्नी, जिनका नाम था दिलरास बानो बेगम, ठीक है, अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम, जिनका दूसरा नाम था रबिया उद दौरानी, ठीक है, रबिया उद दौरानी, उन्हीं की मेमोरी में करवाया था, अर्थात याद में करवाया था। सो दिलरास बानो बेगम की याद में औरंगजेब ने क्या बनाया था? बीबी का मकबरा। क्या बनाया था? बीबी का मकबरा। किसने? तो औरंगजेब ने। किसकी याद में? अपनी पहली बीबी रबिया उद दौरानी अर्थात दिलरास बानो बेगम की याद में। कभी रबिया उद दौरानी से ऑप्शन में आ जाए तो ऐसा नहीं कि उसे नहीं मारना है। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर देखिए, और ये बनाया था कहाँ? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये बनाया गया था भारत के बीबी का मकबरा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? आपको बताना है सदी में बनाई गई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? देखिए, दिल्ली की जो जामा मस्जिद था 1656 ईस्वी में बनाया गया था, राइट। जामा मस्जिद का निर्माण जो है 1656 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो 1656 है, तो बताइए कि कौन सी सदी हो जाएगा? वो हो जाएगा 17वीं सदी। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 17वीं सदी, राइट। जैसे अभी आप देखते हैं 2021 है, ठीक है। अब इसको आप कौन सी सदी बोलिएगा? इसको हम बोलते हैं 21वीं सदी, ठीक है। क्या बोलते हैं? 21वीं सदी, ना कि 20वीं सदी। इसी तरह से 1686 था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा, सॉरी 1656 था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 17वीं सदी होगा। सो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण जो है 17वीं सदी में बनाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद में अर्थात भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, संसद है, ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्लियामेंट के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहले बता देते हैं, विधानसभा, लोकसभा, सीनेट और राज्यसभा। तो मैंने बता दूं कि पार्लियामेंट हमारा जो संसद है उसमें एक होता है लोकसभा और एक राज्यसभा होता है। लोकसभा को हम निचली सदन बोलते हैं, वहीं राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं। तो प्रश्न में आपसे पूछा था कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा। राज्यसभा को हम ऊपरी सदन के रूप में भी जानते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, अर्थात राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो न्यूनतम एज होनी चाहिए वो क्या है। देखिए, राज्यसभा का जो सदस्यों का न्यूनतम एज है वो 30 ईयर है। कितना है? 30 ईयर। कोई भी कैंडिडेट अगर राज्यसभा में जाना चाहता है तो उसकी एज जो है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो 30 वर्ष होगा। वहीं अगर लोकसभा में पूछता कि लोकसभा में पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो वो होता 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। तो इतना याद रखिए इस प्रश्न से। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र क्या है? संयुक्त सत्र अर्थात ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न में पूछा गया है अध्यक्षता कौन करता है। प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है कि दोनों के संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। अगर कौन बुलाता है होता तो आंसर अलग हो जाता, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है तो आंसर अलग हो जाएगा। सो आपके पास ऑप्शन है, ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा का स्पीकर, डी राज्यसभा का अध्यक्ष। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के जो संयुक्त सत्र होता है अर्थात ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन होता क्यों है पहले ये समझिए। सपोज दैट किसी चीज का वोटिंग चल रहा होता है, मान लेते हैं कि कोई धन विधेयक है या कुछ ऐसा विधेयक है जिस पर कि डेडलॉक हो गया, लोकसभा राज्यसभा आपस में सहमत नहीं है और उस बिल को पास करना बहुत ही मैंडेटरी है। इन केस में राष्ट्रपति क्या होता है कि ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, और ज्वाइंट सेशन बुलाने की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करता है। याद रखिएगा, ज्वाइंट सेशन अर्थात संयुक्त सत्र का जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा का स्पीकर। और जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका पावर कौन से आर्टिकल से मिलता है? आर्टिकल 118 सब क्लॉज 4 के तहत इस तरह से इनको पावर मिलता है, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो सेवा काल होता है वो कितना होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो टर्म होता है, एक व्यक्ति अगर मान लेते हैं संसद में गया है तो उसकी एक टर्म होती है ना, तो उसकी टर्म क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का जो सेवा काल है वो कितनी है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। सो अब जो आपको बताना है कि इनका टर्म क्या है। तो देखिए, जो राज्यसभा होता है बेसिकली क्या होता है? एक अस्थाई सदन होता है। ठीक है, क्या होता है? अस्थाई सदन होता है। अस्थाई सदन कहने का मतलब ये होता है कि ये डिजोल्व नहीं होता है। जैसे लोकसभा क्या होता है कि एवरी 5 ईयर्स में या सरकार अपनी बहुमत खो दे तो उस स्थिति में लोकसभा डिजोल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा के साथ यह कंडीशन नहीं है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, अर्थात यह एक मतलब पूर्णतः विघटित कभी नहीं होता है। सो राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो सेवा काल होता है, जो टर्म होता है वो 6 वर्ष का होता है। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 6 ईयर। अब कहने का मतलब पूर्णतः विघटित नहीं होता, इसका क्या मतलब हुआ? पूर्णतः विघटित नहीं करने का मतलब होता है कि हर एक 2 वर्ष में ना, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो मेंबर होते हैं इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 मेंबर एवरी ईयर सेवानिवृत्त हो जाते हैं इसके। सो इस तरह से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है और एक व्यक्ति का जो टर्म होता है वो क्या होता है? 6 ईयर के लिए होता है। एक व्यक्ति अगर राज्यसभा, सपोज दैट अगर आप राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं तो आपकी जो टर्म होगी वो 6 ईयर के लिए होगी। बट इन द मीन टाइम क्या होता है? एवरी 2nd ईयर सो 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा गेट रिटायर्ड्स, राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है राज्यसभा को, देखिए इसी से संबंधित अब आपको ऑब्जर्वेशन पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। आपने कितना कंसंट्रेशन से लेक्चर्स को सुना उसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपने लेक्चर को सही ढंग से सुना होगा तो ये क्वेश्चन को इजीली टिक कर दीजिएगा। राज्यसभा को भंग किया जाता है। प्रश्न है राज्यसभा को भंग किया जाता है। ए हर 5 साल बाद, हर 6 वर्ष बाद, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए इसका। देखिए, राज्यसभा को जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, अर्थात इसको भंग नहीं किया जाता है लाइक लोकसभा। लोकसभा भंग होता है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन की शक्ति किससे प्राप्त है?
अखिल भारतीय सेवाओं मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, और ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन आते हैं? आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। सो ऑल इंडिया सर्विसेज की जो सृजन की शक्ति होती है वो किसके पास है? देखिए आर्टिकल 312 सब क्लॉज 1, ठीक है, एक है आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अगर पढ़िएगा तो उसके आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 312 सब क्लॉज 1 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत संसद को विधि के द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके केंद्र लेवल पर, एज वेल एज अगर राज्य सहमति होता है तो राज्य के लिए भी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा संसद। तो संसद के द्वारा आर्टिकल 312 सब क्लॉज 1 के अनुसार संसद जो है विधि के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। सो इस प्रश्न का सही आंसर क्या था? ऑप्शन डी, संसद। अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ठीक है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अब आपको बताना है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए राष्ट्रपति के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी लोकसभा के प्रति, डी राज्यसभा के प्रति। मंत्रिमंडल जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है एज पर आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3, जब संविधान की आर्टिकल 75 पढ़िएगा सब क्लॉज 3, तो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में ये वर्णित है कि मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। सो एज पर आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 मंत्रिमंडल विल बी रिस्पॉन्सिबल टू, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है संसद में शामिल है, तो आपको बताना है कि संसद में कौन कौन से शामिल है। ये जो पार्लियामेंट आप देखते हैं तो इसके पार्ट कौन कौन है बताइए। देखिए चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, अगला है लोकसभा तथा राज्यसभा, अगला है लोकसभा और विधानसभा, नेक्स्ट है विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा। आंसर कर लीजिए, आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। देखिए संसद में जो शामिल होते हैं वो 3 चीज है। पहला प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। सो कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना कि संसद कहने का मतलब पार्लियामेंट ही सिर्फ नहीं होता है, संसद कहने का मतलब प्रेसिडेंट भी होता है। सो संसद में कौन कौन से शामिल हैं? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। संसद की जब भी चर्चा आप कीजिए सो प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। सो संसद में कौन कौन शामिल हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? ए चौथी पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना, डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, और इंदिरा गांधी के समय जो थी वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय दिया था। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। सो गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय। आगे देखते हैं। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आपको मालूम होगा पहले प्लानिंग करने के लिए सेंटर्स के जितने प्रोजेक्ट होते थे उसके प्लानिंग के लिए क्या था? एक योजना आयोग था। सो तो फॉर द प्लानिंग देयर वाज अ प्लानिंग कमीशन। आपसे पूछा जा रहा है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1 मार्च 1950, बी 15 मार्च 1950, सी 1 मार्च 1952, डी 15 मार्च 1952। देखिए योजना आयोग का गठन संविधान बनने के बाद किया गया था। एक प्रश्न यहां से यह भी पूछता था कि क्या योजना आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था? तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था। उसी तरह से नीति आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। संविधान बनने की जो बाद वाली होती है ना उसको संविधानोत्तर बोलते हैं, अर्थात संविधान के बाद बनने वाला। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 के हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950।
अगला प्रश्न देखते हैं, इसी संबंधित है क्योंकि योजना आयोग को रिप्लेस कौन किया? नीति आयोग। तो नीति आयोग को भी जाना उचित है। नीति आयोग का गठन कब किया भाई? तो कब योजना आयोग को नीति आयोग ने रिप्लेस किया? आपके पास ऑप्शन है 1 जनवरी 2014, बी 1 जनवरी 2015, सी 1 फरवरी 2015, डी 15 अगस्त 2014। देखिए, योजना आयोग को नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस किया, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? केसीसी बार बार सुनते होगा, अखबारों में आता होगा किसान क्रेडिट कार्ड। आपके पास ऑप्शन है ए 1995, बी 1997, सी 1998, डी 1999। देखिए, केसीसी कार्ड जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना था वो 1998 में शुरू की गया था, अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1998। अगला प्रश्न देखते हैं, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ए नील उत्पादन से, बी मछली उत्पादन से, सी चावल उत्पादन से, डी दलहन उत्पादन से। जो नीली क्रांति था उसका संबंध मछली उत्पादन से था, अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मछली उत्पादन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ए मछली उत्पादन, बी गेहूं उत्पादन, सी दुग्ध उत्पादन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा दुग्ध उत्पादन। जब ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था तो इसमें यह रिजोल्यूशन लिया गया था कि भारत को दुग्ध क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, और आज भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ए तिलहन उत्पादन, बी अंडा उत्पादन, सी उर्वरक उत्पादन, डी फल उत्पादन। जो भूरी क्रांति थी उसका संबंध उर्वरक उत्पादन से था, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी उर्वरक उत्पादन। अगला प्रश्न है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पुस्तक और राइटर हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, कंटेम्प्रेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल बुक्स की बात कर रहा हूँ, उसका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है। आप जाके उसको जरूर देखिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आपको, अगर पुस्तक और राइटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप उसको एक बार जरूर वॉच कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया उसमें। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। देखिए, पृथ्वी के मास के इक्विवेलेंट होने के कारण शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी शुक्र। अर्थात शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से, अर्थात ट्विंस प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? जो ध्रुव तारा कभी कभी देखते होंगे या कहानियों में सुने होंगे, ध्रुव तारा से कौन से डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन भूल गए, आपके पास कोई नहीं है, मैग्नेटिक इंडिकेशन नहीं है, कंपास नहीं है, कुछ भी नहीं पता चल रहा आपको, और नाइट हो गया, कैसे पता चलेगा कि ये उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण है? ध्रुव तारा, पोल स्टार जो होता है, ऑलवेज इन द नॉर्थ, राइट। सो पोल स्टार की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज इन द नॉर्थ। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उत्तर। जो ध्रुव तारे होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं? उत्तर दिशा में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाया जाता है? अर्थात कौन से ग्रह के कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? ए बुध एवं शुक्र, बी मंगल एवं बृहस्पति, सी मंगल एवं बुध, डी बुध एवं शनि। देखिए, क्षुद्र जो ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के चक्कर लगाते हैं? अर्थात आपको ये पद काट दीजिए, जो पथ होता है यहाँ पर किस प्रकार के पथ कर लीजिए इसको, ठीक है, पद को काट करके पथ। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? क्वेश्चन ये है। अर्थात जो पथ होता है वो किस प्रकार का पथ होता है? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घवृत्तीय पथ पर,
या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घ वृत्ताकार पथ। अगला प्रश्न है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है कि लॉन्गिट्यूडनल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कितने हैं, जो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं वो कितने हैं। देखिए ग्लोब है 0 डिग्री, ठीक है। ये सारे जो लाइन्स हैं, व्हाट इज दिस, इसको लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सो जो देशांतरों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 360। कितनी होती है? 360। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 360। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? 360। 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, ठीक है। सो टोटल 360। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा स्थित है, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, फिर से वही ड्राइंग, राइट। ये लाइन 2 खींच लीजिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, फिर यहाँ 66.5 डिग्री, फिर यहाँ 66.5 डिग्री। जो गुड्डे का बिस्किट आता है उसमें बहुत अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है इसका। तो आप देखिए कर्क रेखा जो स्थित है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं। तो उनके नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून किस समय आर्द्र पवनें बहती हैं? जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसमें किस समय आर्द्र पवनें बहती है? अर्थात एक्चुअली इसमें क्या है, एक मिसप्रिंटिंग है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के जो समय होता है उसमें आपको बताना है कि किस ओर जो होता है आर्द्र पवनें बहती है। आपके पास ऑप्शन है ए स्थल से समुद्र की ओर, बी समुद्र से स्थल की ओर, सी पठार से मैदान की ओर, डी मैदान से पठार की ओर। अर्थात उसकी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? स्थल से समुद्र की ओर होती है, समुद्र से स्थल की ओर होती है, पठार से मैदान की ओर होती है, या मैदान से पठार की ओर होती है। सो ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून आर्द्र पवनें की जो डायरेक्शन होती है वो समुद्र से स्थल की ओर होती है। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्र से स्थल की ओर। अगला प्रश्न है, मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको पता होगा, डेल्टा की जो मैनग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबन डेल्टा की मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो बताइए कि सुंदरबन डेल्टा में किस तरह के जल पाए जाते हैं? खारे जल, साफ जल, प्रदूषित जल, डी इनमें से कोई नहीं। मैनग्रोव जो होता है वो जनरली खारे जल में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, खारे जल में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सत्य होना चाहिए क्योंकि हमेशा लास्ट क्वेश्चन सही होना चाहिए। महोगनी और रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं। 2 ट्री का नाम है महोगनी और रोजवुड। आपके पास ऑप्शन है मैनग्रोव वन, बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डी कटीली झाड़ियों में। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। महोगनी और रोजवुड कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। सो ये रहा आज का वीडियो, जो आपका 40 क्वेश्चंस जितने भी आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वेरी सून नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन दिस चैनल। आपको जल्द ही इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और बी कंटिन्यू सेट को प्रैक्टिस जरूर कीजिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।